हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ सुनील शुक्ला। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इफ़ेक्ट ऑन आपका रसिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पर और इंडिया पर। तो मेनली हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे कि ये जो दोनों में युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, आज 17 से 18 दिन हो गया ये युद्ध कंटिन्यूस चल रहा है। तो जो इसका इफेक्ट है तो इसका पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट पड़ने वाला है, पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी चीज़ इंडिया के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं जिसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है आपका कॉन्सेप्ट विद सुनील चैनल पे कि रसिया और यूक्रेन का क्या विवाद है और उससे भारत को क्या सीखना चाहिए और रसिया के ऊपर क्या क्या सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, है ना। अभी का जो ताज़ा अपडेट है ये है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया है। स्विफ्ट सिस्टम जो वो क्या कर सकता है कि आपका व्यापार नहीं कर सकता है किसी भी देश में। जो भी कंट्री उसके साथ व्यापार करेगा रसिया के साथ, है ना, उस पर भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे यूएस के द्वारा। ठीक है, ये यूएस का कहना है। दूसरी चीज़ उस पर रसिया के ऊपर ऑयल सैंक्शंस भी लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑयल की सप्लाई भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो उसको भी हम देखते हैं कि इंडिया जो पूरे वर्ल्ड पे और इंडिया के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको समझने के लिए कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो रसिया है कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, किन किन नेचुरल रिसोर्सेस का क्या है वो है जिससे वो क्या करेगा, जिसमें एक्सपोर्ट करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा पूरे वर्ल्ड को उसकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो रसिया क्या है देखिए समझिए, नंबर 1 चीज़ जो रसिया के पास है चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज़्यादा क्या करता है वो नेचुरल गैस करता है, एलपीजी नेचुरल गैस क्या करता है एक्सपोर्ट करता है ना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस इसी के पास है, रसिया के पास है। ये नेचुरल गैस को ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करता है किसको, यूरोपियन कंट्री को। ठीक है, यूरोपियन कंट्री को क्या करता है एक्सपोर्ट करता है। तो जब ये नेचुरल गैस जैसे नॉर्ड 2 लाइन चल रही है, जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ब्रिटेन हो गया, सभी जगह ये क्या करता है, पूरा जितना भी ये पश्चिमी देश है वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे नेचुरल गैस का बहुत से ज़्यादा लोग यूज करते हैं। अब ये यूरोपियन कंट्री का जर्मनी लोगों की आप बेवकूफ़ी देखिए, ये यूएस के कहने पर क्या कर रहे हैं, रसिया पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। रसिया क्या करेगा कि नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देगा और जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं वो किस पर डिपेंडेंट है, नेचुरल गैस के लिए सिर्फ और सिर्फ रसिया पर डिपेंडेंट है और बाकी उनको कोई सप्लाई करने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में नेचुरल गैस की समस्या क्या आएगी, यूरोपियन कंट्री में आएगी। वहाँ पर तो इवन तो वहाँ के लोगों को गैस क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी और मिलेगी नहीं। तो वहाँ इतना ठंड पड़ता है जिससे उनको रूम हीटिंग के लिए भी चाहना पड़ता है ना। इसको नेचुरल गैस के द्वारा ही होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये लोगों को सर्वाइवल का समस्या होगी। ठीक है, तो ये यूरोप भोगेगा, जितनी भी यूरोपियन कंट्री है, क्योंकि नेचुरल गैस की सप्लाई को क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि ले ही नहीं सकते हैं, जो लेगा यूएस उन पर क्या करेगा, सैंक्शंस लगा देगा, है ना। तो इफेक्ट इन लोगों पर आएगा। ठीक है, दूसरा चीज जो रसिया है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट क्या है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है। क्रूड ऑयल मतलब जो आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल के द्वारा ही क्या किया जाता है, आपका डीजल पेट्रोल बनाया जाता है रिफाइन करके। ठीक है, तो एक समय जब क्रूड ऑयल का कीमत चलता था कितना, 80 टू 90 रुपीज प्रति बैरल, है ना, डॉलर प्रति बैरल, है ना। 1 बैरल इक्वस टू होता है 1 बैरल इक्वस टू होता है 159 लीटर के, है ना। तो इतना चल रहा था। आज के टाइम पे जो क्रूड ऑयल के दाम है वो कितने हो गए हैं, $140 प्रति बैरल। सोचिए, तो अब क्या होगा, इससे इस पर ऑयल सैंक्शंस लगा दिए गए हैं रसिया के ऊपर कि रसिया जो है इतना प्रोड्यूस करता था तो रसिया अपना ऑयल किसी को नहीं बेच सकता है। मतलब वर्ल्ड मार्केट में ऑयल की क्राइसिस आएगी। ठीक है, ऑयल जो एक्सपोर्ट करती हैं कंट्री उसके बारे में समझिए। ओपेक इन लोगों का ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, ओपेक है ना, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ये लोग क्या कहते हैं, ओपेक एंड ओपेक प्लस। ठीक है, इसमें रसिया भी है प्लस में।
तो ये क्या करते हैं आपस में मिलके, जितने भी मिडिल ईस्ट के इधर की कंट्री हैं, आपके ईस्टर्न साइड की सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक, वेनेजुला और रसिया, ये सभी देश क्या करते हैं, यहाँ पे ऑयल बहुत मात्रा में पाया जाता है, क्रूड ऑयल। यही क्रूड ऑयल क्या करता है कि प्राइस को ये लोग मिलके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसमें से रसिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अब रसिया के ऊपर क्या किया गया है कि ये अपना ऑयल वर्ल्ड मार्केट में नहीं बेच पाएगा, ठीक। तो जो ओपेक कंट्री वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं किसका, ऑयल का, तो वो क्या कर पाएंगी, ऑयल की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑयल की सप्लाई कम होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि ऑयल के जो दाम होंगे, प्राइस होगी, वो बढ़ेगी, है ना। जब ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, है ना, $140 प्रति बैरल हो गया है, आगे आगे चलते चलते बढ़ता जाएगा, मान लीजिए कि 150, 160, 200 पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो क्रूड ऑयल से ही क्या किया जाता है, आपका डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल एंड पेट्रोल बनाया जाता है, इसको कच्चा तेल बोलते हैं। तो डीजल और पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे, है ना। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो जो चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, चीज़ें क्या होंगी, महंगी होंगी। अब क्या होगा कि हमारे इंडिया में तो बहुत लोग सरकार का दोष देने लगेंगे, बोलेंगे ये मोदी कर दिया है ना, तेल के दाम बढ़ा रहा है, मोदी बहुत खराब है, मोदी ये है। सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। ये हर एक चीज़ के लिए सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंटरनेशनल जो इफेक्ट है ये भी हमारे ये इधर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है इसका रेट, है ना, तो स्वाभाविक सी बात हमको भी उसी रेट पे मिलेगा। हम लोग 80% क्या करते हैं, ऑयल वो करते हैं, परचेज करते हैं, है ना। तो इसकी वजह से ये सब दिक्कतें क्या होंगी, आने वाली हैं। तो ऑयल की जो समस्या है ये विकराल समस्या आने वाली है, और ये समस्या को पूरे वर्ल्ड को ही भोगना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी हो। मेनली हमारे इंडिया को, चाइना को, जापान को, जो कि क्या करती हैं, पूरे के पूरे डिपेंडेंट है किस पर, ये ओपेक पर और ओपेक प्लस पर, ठीक है। तो इससे पूरा का पूरा और ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि ऑयल की जिसको जब रसिया को इसने कट किया है यूएस ने, तो यूएस ट्राई ये कर रहा है कि यूएस इतना चतुरा है, क्या करता है, इसका जहाँ भी मतलब होता है, जिसको भी कमज़ोर करना होता है उसके ऊपर क्या करता है, सैंक्शंस लगा देता है। यहाँ पे ईरान एक देश है ना, इंडिया के बगल में ये ईरान, ईरान एंड वेनेजुला, वेनेजुला। अब इन लोगों पर भी, ये ऑयल रिच कंट्री हैं, है ना, यहाँ पे ऑयल ही होता है मेनली, तो ऑयल इनका सोर्स ऑफ इनकम है। तो इन दोनों पर भी क्या करके रखा है, दोनों पर भी ऑयल सैंक्शंस लगा के रखा है कि ईरान और वेनेजुला से कोई, ये किसी को कोई भी वो नहीं खरीदेगा, क्या, ऑयल नहीं खरीदेगा। जो भी देश ईरान से और वेनेजुला से खरीदेगा उस पर क्या करेगा, यूएस वो करेगा, सैंक्शंस लगा देगा, है ना। उसकी मोनोपोली है डॉलर और इस स्विफ्ट सिस्टम की वजह से, है ना। पहले भी मैं बोल चुका हूं कि अमेरिका की मोनोपोली को अगर ख़त्म करना है तो सभी एशिया के, सब एशिया और अफ्रीका के जितनी भी कंट्री वो हैं, कंट्री हैं, आपस में इनको एकजुट होना पड़ेगा और कोई दूसरा स्विफ्ट सिस्टम का अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। अदरवाइज ये यूएस इसी तरह अपनी मनमानी करता रहेगा, सभी देशों को क्या करेगा, परेशान करेगा, ठीक है। तो ये अब क्या कर रहा है, ये सोच रहा है यूएस कि जब मैं रसिया पे वो कर दिया हूँ, ऑयल लगा दिया हूँ सैंक्शंस, तो अब भाई उसका वो चाहिए अल्टरनेटिव। तो ये इनको मनाने में लगा है, किसको, ईरान को और वेनेजुला को, कि क्या मैं तुम लोगों के सैंक्शंस दूर कर दूँ, क्योंकि क्योंकि ऑयल सप्लाई अगर कम होगी तो पूरे विश्व में ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे। उससे लोग किसको गाली बकेंगे, रसिया का दोष नहीं होगा उसमें, फिर लोग यूएस को गाली बकेंगे। और यूएस की जो छवि है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि इसके खुद के कारणों की वजह से, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपने इंडिया पर पड़ने वाला है ना, ये ऑयल सैंक्शंस की वजह से। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके ऑयल के दाम बढ़ेंगे, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। जो अभी 115 रुपये प्रति लीटर आप बाइक में या गाड़ियों में डलवा रहे हैं, ये क्रूड ऑयल के दाम अभी बहुत ज़्यादा है ना, 140 तक पहुंच गया, अभी ये और ज़्यादा बढ़ेगा, 200 प्रति बैरल वही पहुंच जाएगा। तो आप समझिए कि आपका जो पेट्रोल और डीजल के दाम है 150 के आसपास पहुँचेंगे। उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, है ना, कि ये अपने यहाँ बढ़ना ही बढ़ना है, सभी जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, तीसरा चीज़ जो ये सप्लाई करता है रसिया, सबसे बड़ा सप्लायर है आपका फर्टिलाइजर्स का।
फर्टिलाइजर मतलब हिंदी में जैसे आप लोग क्या करते हैं, जो किसान लोग हैं, है ना, जो लोग कृषि करते हैं उसमें खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह, उसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में ये 3 चीज़ों का मेन जो रॉ मटेरियल होता है जिससे बनाया जाता है, ये आपका NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, पोटेशियम। ये तीनों का जो सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्टर है, मतलब निर्यात करता है पूरे विश्व में, वो कौन है आपका, ये रसिया है। 2 देश ज़्यादातर करते हैं, 3 देश हैं, रसिया करता है, और रसिया हो गया, और रसिया के अलावा होता है आपका बेलारूस, और तीसरा नंबर कनाडा। कनाडा करता है किसका, कनाडा करता है पोटाश का, ठीक है। तो कनाडा कितना कर पाएगा, कनाडा उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दोनों 1/3 जो है 74% के आसपास रसिया और बेलारूस करते थे, और रसिया और बेलारूस दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो इससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर की कमी पड़ेगी, कहाँ पे, पूरे विश्व में, है ना। फर्टिलाइजर मतलब जो आप लोग कृषि करते हैं, तो आजकल जो कृषि में हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल कृषि की उपज बढ़ी हुई है ना, बहुत ज़्यादा कृषि की उपज बढ़ी है, और कृषि उपज बढ़ने के पीछे किसका रोल है, इन फर्टिलाइजर्स का है। आप जो खाद वगैरह डालते हैं, है ना, तो ये खाद वगैरह, इससे क्या होगा, इसकी वजह से उन देशों को समस्या होगी जो ज़्यादातर किस पर है, कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर निर्भर कौन है, हमारा इंडिया है ना। तो इससे स्वाभाविक सी बात है, सभी किसान लोग इस बात को समझ जाएं कि आने वाले समय में इंडिया में फर्टिलाइजर्स के, यूरिया के, और जो भी DAP वगैरह आप यूज करते हैं उसके दाम बढ़ने वाले हैं, है ना। अगर इसके अलावा फिर ब्राज़ील में भी इसके संकट आएगा, ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील के अलावा इटली में भी आएगा, क्योंकि इटली भी क्या है, कृषि प्रधान है ना, वहाँ है। तो जहाँ जहाँ भी, हालांकि सभी देशों में UK को भी इसका सामना करना पड़ेगा, है ना, जो कि UK बहुत उचट रहा है, कूद रहा है, बार बार नेता बन रहा है वो भी, है ना। तो UK का द गार्डियन ने भी एक वो भी लिखा है, आर्टिकल भी उसमें छपा है कि UK तुम जो ज़्यादा कूद रहे हो ना, तो तुम्हारे किसानों को दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, फर्टिलाइजर नहीं है, और तुम फर्टिलाइजर्स को कहाँ से ले रहे हो, रसिया से ले रहे हो, है ना। तो उसकी समस्या सभी को पड़ने वाली है। इससे क्या होगा, जब किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, तो जो अन्न की उपज है ना, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो भी चीज़ें हैं, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। अब प्रोडक्शन कम होगा तो उससे क्या हो, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी महंगी होंगी, और वो महंगी होने की वजह से जो हैंगर इंडेक्स है, भुखमरी, वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो भी बढ़ेंगी। तो ये एक फूड क्राइसिस भी जन्म ले सकती है यहाँ से, है ना। एक तो देखिए, फर्टिलाइजर नहीं रहेगा तो फूड, ये समस्याएं बढ़ेंगी, इसका रेट बढ़ेगा। दूसरी चीज़, ऑयल की समस्या रहेगी तो बाकी चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो कुल मिला के महंगाई दर बढ़ना तय है ना। इसके लिए पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, इसके पीछे रसिया रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके पीछे USA रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर ये लोग अपने फायदे के लिए पूरे विश्व को क्या कर रहे हैं, एक संकट में डाल रहे हैं, अपने फायदे के लिए, अपनी दुश्मनी निभाने के लिए क्या कर रहा है, ये सैंक्शंस लगा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्टिलाइजर की समस्या। तो इंडिया में भी इसके फर्टिलाइजर्स की समस्या आने वाली है, ठीक। तो ये इफेक्ट पड़ने वाला है। तीसरा चीज है आपका, 4th चीज है कोल। जो रसिया है वो कोयले का क्या है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, कोयला सप्लाई करता है ना। कोयला क्या करता है, सप्लाई करता है। कोयले से क्या होता है, कोयले से थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और बहुत सारे फर्नेस वगैरह में काम आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, तो कोयला ही जब कम रहेगा या कोयले के रेट बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका एनर्जी क्राइसिस भी आएगा, एनर्जी क्राइसिस भी जन्म ले सकता है, ठीक है। क्योंकि कोयला ही जब कम मिलेगा, क्योंकि कोयला नहीं मिल पाएगा, तो उससे एनर्जी क्राइसिस होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ रहा है डिफेंस इक्विपमेंट। ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है अपने इंडिया को, सबसे ज़्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अभी रिसेंटली हम लोगों का S-400 की डील चल रही है, किसके साथ, रसिया के साथ। और रसिया के ऊपर क्या कर दिया गया है, सैंक्शंस लगा दिए गए हैं कि रसिया से कोई भी सामान, कुछ भी सामान नहीं खरीदेगा, व्यापार नहीं करेगा। अगर वो कोई व्यापार रसिया के साथ करेगा तो US क्या कहना है कि वो उस पर भी सैंक्शंस लगाएगा, मतलब आर्थिक नुकसान उसको भी पहुंचाएगा। तो ये हम लोगों का डिप्लोमेटिकली, अब ये देखते हैं कि क्या होता है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही, क्योंकि हमारा लगभग 80% जो हम लोग डिपेंडेंट हैं किस पर, डिफेंस के लिए, वो रसिया पर है
है ना, हमको मिसाइल चाहिए, है ना, गोला बारूद चाहिए, है ना, और मिसाइलें चाहिए, जहाज़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, उनका मेंटेनेंस करना है, कुछ भी चीज़ें हम लोगों को करना है, तो हम लोग किस पर डिपेंडेंट रहते हैं, हम रसिया पे हैं। क्योंकि जितना भी हम लोगों के पास डिफेंस का इक्विपमेंट है 80% वो किस पर है, वो रसियन मेड है। तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है किसको, अपने इंडिया को। तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि यार इस समस्या को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि अगर हम रसिया का साथ छोड़ते हैं तो हमारे ये सब चीज़ों को क्या होगा, हमारी डिफेंस के जो डील है वो गड़बड़ाएगी। अगर हम अमेरिका का साथ नहीं छोड़ते, उसके विरोध में जाते हैं, तो हमको इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने की समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो हमको क्या करना है कि एक बीच का रास्ता कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये सब कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, है ना, और क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो ये सब डिफेंस की दिक्कत आएगी। नेक्स्ट चीज़ आपके सामने आ रहा है गोल्ड एंड डायमंड। गोल्ड के प्राइस अभी आप देखोगे, अभी कुछ टाइम पहले 48,000 के आसपास गोल्ड चल रहा था पर 10 ग्राम, है ना। तो ये पर 10 ग्राम जो चल रहा था, कितना चला, 48,000, है ना। अब ये अभी अचानक बढ़ के 55 से 56,000 पहुंच गया है। कारण यही है कि जो गोल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर है क्या, रसिया, गोल्ड एंड डायमंड, तो इसके भी प्राइजेज अभी बढ़ेंगे। ठीक है, और ये तब तक, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि जब तक ये युद्ध चल रहा है उसके साथ, किसके साथ, यूक्रेन के साथ, तब तक ये चीज़ें महंगी होंगी, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। ये तब तक चीज़ें महंगी रहेंगी जब तक रसिया के ऊपर क्या रहेगा, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे रहेंगे। और ये इकोनॉमिक सैंक्शन यूएस ख़त्म नहीं करने वाला, रसिया को ऊपर ये लगे ही रहेंगे, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला के अभी भी सैंक्शंस ख़त्म नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि और ये लंबे समय तक चलता रहेगा, है ना। मतलब ये सब चीज़ें आप मान के चलिए कि लंबे समय तक महंगी होंगी। अभी ये गोल्ड और डायमंड वगैरह और महंगा होगा, ठीक है, नेचुरल गैस और महंगे होंगे, ऑयल के प्राइजेज और महंगे होंगे। पता नहीं कब तक ये, जब तक ये हटाएगा नहीं सैंक्शंस, तब तक ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी होती जाएंगी। फर्टिलाइजर पता नहीं कब, जब सैंक्शंस हटेगा दूसरे अल्टरनेटिव सर्च आउट करना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड हो गया, ये हो गया, ये बीट वगैरह, गेहूं जो है तो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है आपका रूस और बेलारूस, ये दोनों मिलके क्या पूरे विश्व को सप्लाई करता है, गेहूं की सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो बहुत सारी कंट्री, हमारे कंट्री में तो गेहूं की दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास सफिशिएंट है, रहता है बीट वगैरह, चावल, राइस, सब चीज़ें, है ना। लेकिन बाकी जो बहुत सारी कंट्री हैं जो इससे खरीदते हैं, तो उनके ऊपर खाद्य की समस्या आने वाली है। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा विश्व को और इंडिया को। तो हम लोगों को यहाँ पर अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ निकालना होगा कि हमको क्या करना होगा। हालांकि इस पर बहुत पूरा चल रहा है, और इस पर इसका एक सजेशन है पूरे वर्ल्ड को कि इस पर क्या किया जा सकता है। पूरी दुनिया अगर हाथ पे हाथ रखकर अगर ये चीज़ों को तमाशे की तरह देखती रहेगी, है ना, कि ये पिक्चर चल रही है, तो उसको इन्हीं समस्याओं का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इवन हालांकि ऐसा नहीं है कि यूएस ने ये सब जो सैंक्शंस लगाए हैं तो यूएस को नुकसान नहीं हो रहा, यूएस में भी ये सब चीज़ों की समस्याएं बढ़ेंगी और वहाँ भी महंगाई बढ़ेगी, इसको भी भोगना पड़ेगा। लेकिन ये उतना इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना अदर कंट्री को पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप किसका, इसका विरोध करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को, सभी देशों को यूएस का विरोध करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि विश्व में बाकी चीज़ों की समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, इसको अपने पर्सनल हित साधने के लिए पूरी दुनिया को क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे देश हैं, अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो आगे बढ़ ही रहे हैं, तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। इसकी ग्रोथ कम नहीं होना है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको, जैसे जब भी यूएन जनरल असेंबली में या कहीं भी मीटिंग होता है, तो सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इसका क्या करना पड़ेगा, यूएस के विरोध में कुछ न कुछ एक वो देना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी कि तुम गलत कर रहे हो। इसको रोकना जरूरी है, अदरवाइज सभी लोग सर्वाइव करेंगे। यहाँ पर जो लीड लेना चाहिए, किसको लीड लेना चाहिए, यहाँ पर मेन रोल आएगा रसिया का। रसिया को क्या करना पड़ेगा, रसिया को अब एक काम करना चाहिए कि रसिया को पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका इसकी बात मानेंगे नहीं, रसिया को मेन फोकस करना चाहिए अपने ऑस्ट्रेलिया, इधर क्या बोलते हैं अपने एशिया में। रसिया को कहाँ करना चाहिए, एशिया में फोकस करना चाहिए। और जितनी भी कंट्री इससे क्या होंगी, इन इकोनॉमिक सैंक्शन से इफेक्ट होने वाली हैं, है ना, तो उनका एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, है ना, इधर इसको क्या करना पड़ेगा, इन सबको एकजुट करना पड़ेगा।
और अपने उसमें लाना पड़ेगा और थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली रिलेशन बना करके कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं तो मेरी वजह से नहीं हो रही हैं, ये रसिया यूएस की वजह से हो रही हैं। और वैसे भी ये चीज़ें देखी जा रही हैं, एक नया ऑर्डर इसको बनाना चाहिए। और इसको ये जो बकलोल है चाइना, तो इसको समझाना पड़ेगा कि तुम थोड़ा सा अत्याचार करना बंद करो, क्योंकि ये सभी जिसके बॉर्डर जो शेयर करते हैं लगभग 13 कंट्री, ये सभी के साथ इसका वो चल रहा है, विवाद चल रहा है, क्योंकि सभी की ज़मीन हड़पता रहता है ना। तो इसको समझाए कि भाई तुम शांति से रहो और हम लोगों को एक नया वो बनाने दो, क्या एक के माहौल बनाने दो, ताकि ये जो यूरोपियन कंट्री हैं और ये आपका यूएस है, इनका जो मोनोपोली चल रही है ना, तानाशाही, इसको कम करना है, काउंटर करना है। तो यहाँ पे इसको लीड रोल में आना होगा और अपना खुद का एक अलग वो बनाना चाहिए, खुद का एक फाइनेंशियल स्विफ्ट सिस्टम का एक अल्टरनेटिव बनाना चाहिए, स्विफ्ट का एक अल्टरनेटिव बनाना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चीज़ जो कि इसको टक्कर दे सके। जब ये चीज़ें होंगी तो इसकी छवि क्या होगी, कमज़ोर होगी, किसकी, यूएस की। ऑलरेडी यूएस की छवि कमज़ोर हो ही रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ यूएस जाता है वहाँ वहाँ ये क्या करता है, रायता फैलाता है ना, वहाँ वहाँ समस्याएं खड़ी कर देता है ना, और अपना मतलब निकाल के 2 देशों में लड़ा के और अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है, ठीक है। तो लोगों को हालांकि इसकी जो रणनीतियाँ हैं सब पता चल रही हैं, और यूएस की जो छवि है ना, जो यूएस है इसकी छवि पूरे विश्व पटल पे क्या हो रही है, कम हो रही है, जो पहले कमज़ोर हो रही है इसकी नीतियों की वजह से। तो इसके लिए बकलोल के लिए ये है कि तुम भाई एक काम करो, अगर तुम अपना वर्चस्व बनाना चाहते हो तो ये अपनी हरकतें छोड़ो, क्योंकि लोग अब पहले जैसे नहीं हैं, अब लोग सब समझदार हैं और सब चीज़ों को समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे जितने भी ये हैं काले चिट्ठे यहाँ खोलने वाले बहुत लोग हैं, है ना, बता रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर काम करना होगा। ओके, जय हिंद। और आप लोगों से एक ये गुजारिश है कि आप चैनल को देख रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।